कार्यक्रम है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो। हाड़ौती और खास तौर पे कोटा में जिन लोगों ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी जान लड़ा दी, अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने सुख दुख की परवाह नहीं की और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए अपनी कड़ी मेहनत से एक ऐसा मुकाम कायम किया कि आम जनता को उसका लाभ मिल पा रहा है। आम जनता के सामने एक उदाहरण है कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा काम किया है कि समाज के सभी वर्गों को उसका फायदा मिल रहा है। तो ये कार्यक्रम खास तौर पे उन लोगों के लिए आयोजित किया गया है और इसका मकसद यही है कि न केवल इससे ये हमारी विभूतियां ही प्रेरित होंगी कि आगे भी इस अच्छे काम को जारी रखें, बल्कि इनका मान सम्मान इस चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब आम जनता तक जाएगा तो आम जनता में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब से प्रेरित होंगे और उस प्रेरणा को लेकर के इस अच्छे काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर किसी एक आदमी ने मशाल उठा रखी है तो हो सकता है इस कार्यक्रम के बाद उस क्षेत्र में 100 मशालें रोशनी फैलाने के लिए आगे आ जाएं। तो इतना पावन पवित्र उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। इस मौके पे खास तौर पे हम कोटा में जब बैठे हैं और इसको कोचिंग सिटी कहते हैं और पिछले कुछ समय से जो कोचिंग के संस्थानों में और कोचिंग को लेकर के कुछ बच्चों की दुखद घटनाओं की जब बात सामने आती है तो मन बहुत व्यथित होता है। यह आज सम्मान समारोह है, मौका नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कोटा में हैं और विख्यात कोचिंग सिटी में हैं तो ये बात करने का मन करता है, उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाने का मन करता है कि उनको इस तरह का कोई भी मानसिक दबाव, मानसिक पीड़ा या मानसिक प्रताड़ना में नहीं रहना चाहिए। बच्चे न केवल उनके अपने माँ बाप का सपना है, बल्कि इस प्रदेश का, इस राष्ट्र का भी सपना है, इस राष्ट्र के विकास के कर्णधार हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे वो एक अच्छे नागरिक ही नहीं बल्कि एक अच्छे कह सकते हैं आप यहाँ तरह तरह के, कोई एक अच्छे इंजीनियर बनेगा, कोई एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई और एक अच्छा सिविल सर्विस में जाएगा, कोई और राष्ट्र की किसी और ढंग से सेवा करेगा। तो जब इतना पवित्र उद्देश्य लेकर के आते हैं तो फिर उस उद्देश्य में सफल होने की राह में क्या चीज है जो बाधा बन जाती है, उसके लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम चाहे वो नागरिक हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, खासतौर पे कोचिंग संस्थानों को मैं आह्वान करना चाहता हूं आज के इस मौके से कि वो अपने यहाँ एक ऐसा वातावरण पैदा करें, एक ऐसा दोस्ताना वातावरण बच्चों के लिए पैदा करें जहां बच्चे ये समझें कि वो अपने गार्जियंस के पास है। बच्चे किसी व्यवसायिक संस्थान में नहीं आए हैं। कोचिंग को कई बार ये एक इसकी बुराई होती है कि कोचिंग अब एक व्यवसाय बन गया है। जो एक शिक्षा इतना पवित्र उद्देश्य हुआ करता था वो एक व्यवसाय के रूप में तब्दील हो गया है। तो उन संस्थानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चों को लगे कि वो घर से दूर अपने घर में ही हैं, होम अवे फ्रॉम होम। और उनके जो कोचिंग संस्थान के टीचर्स हैं, संचालक हैं और उनके जो प्रेरक हैं और वहां जो साइकेट्रिस्ट हैं या कोई उनको कंसल्ट करने वाले कंसल्टेंट्स हैं, वो उनको वैसा वातावरण दें जैसे घर में एक माँ बाप अपने वातावरण देते हैं। उनको महसूस होना चाहिए कि हम अपने गार्जियंस के बीच में हैं, अपने संरक्षकों के बीच में हैं, न कि किसी ऐसे संस्थान में जहां उनका उद्देश्य अलग है और हमारा उद्देश्य अलग है। मैं समझता हूं हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे, कोचिंग संस्थान इसमें आगे आएंगे, बच्चों को अनावश्यक दबाव से बचाएंगे और बच्चों के लिए हर संस्थान में, और यहाँ के जिला कलेक्टर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने पहल की थी। बच्चों को एक बड़ा ही भावनात्मक संदेश उन्होंने दिया था कि यदि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम वहां आ सकते हो। ऐसे ही हर संस्थान में भी एक ऐसा कक्ष होना चाहिए, ऐसे डेजिग्नेटेड 2 या 3 टीचर होने चाहिए कि बच्चे, तुम्हें आधी रात को भी अगर कोई दिक्कत हो तो तुम इस टीचर के पास जा सकते हो, तुम दिन में इस कंसल्टेशन रूम में आ सकते हो। अपनी बात को पूरी ओपननेस के साथ, फ्रैंकनेस के साथ आप अपनी बात को शेयर कर सकते हो। अपना कोई दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, दबाव है, आपस का पीयर ग्रुप का प्रेशर है या संस्थान का कोई दबाव है या किसी से कोई शिकायत है या कोई और मानसिक पीड़ा है, उसकी आप चर्चा कर सकते हो। लेकिन
ऐसा कोई बुरा कदम हम नहीं उठाएंगे, ऐसा कोई दुखदायी कदम नहीं उठाएंगे जिससे ना केवल आपके परिवारजन पीड़ित हों बल्कि प्रदेश को भी अच्छा नहीं लगता है, सरकार को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं एक आह्वान इस मौके पे करना चाहता हूं। साथ ही बच्चों से जुड़ा हुआ एक संदेश और यहां कहना चाहता हूं। बहुत बार बच्चों को यही कहते हैं बिना उनका दुख दर्द जाने कि आप खुश रहिए। कितने भी बड़े कोई गुरु या साइकेट्रिस्ट या इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो सबको यही राय देते हैं कि आप खुश रहिए, और ये और कहते हैं कि हैप्पीनेस शुड नॉट बी योर गोल, हैप्पीनेस शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। यानी खुश रहना या खुशी आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि आपके जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। अब उस बच्चे को जिसके पास इतना प्रेशर है, घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि तुम मेरिट में आओगे, घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि तुम लास्ट सेमेस्टर में हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट कहीं जरूर होगा, पीयर ग्रुप का प्रेशर है, हर बच्चा देखिए अलग अलग अपना अपना बुद्धि का विकास और बुद्धि का स्तर होता है, और हर बच्चा हर क्षेत्र में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, हो सकता है कोई खेल में अच्छा होगा, हो सकता है कोई आर्ट एंड कल्चर में अच्छा होगा, हो सकता है कोई म्यूजिक में अच्छा होगा। तो उसके उन गुणों और प्रतिभाओं की तो हम कदर नहीं कर पाते और उस पर इतना प्रेशर करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि वो इन सब प्रेशर को झेलते हुए खुश रहेगा। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी चीजें हैं जिसको हमें देखना होगा। खुश रहना और खुशी को बांटना, ये फिर एक दो आयाम है। मैं आप सबसे भी ये शेयर करना चाहूंगा कि मान लीजिए आप कोई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे हैं और उससे आपको खुशी मिल रही है, तो ये खुशी है। लेकिन अगर उसी समय आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जिसने कई दिन से कुछ खाया नहीं है और बहुत भूखा है और परेशान है, और आप अपने भोजन में से कुछ हिस्सा उसके साथ शेयर कर लेते हैं, उसके साथ बांट के खा लेते हैं, अपनी जो खुशी है उसको उसके साथ बांटते हैं, तो उसके चेहरे पे जो तृप्ति का भाव आएगा, उसके चेहरे पे जो संतोष का भाव आएगा, उस भाव से जो आपको खुशी मिलेगी इंटर्न, वो कंपैरेटिवली स्थायी होगी। अच्छा भोजन करने से आप खुश हुए, वो अस्थायी खुशी है। आपने उसी को बांटा, अपनी खुशी को बांटा, और उससे सामने वाले के चेहरे पे खुशी देख के, सामने वाले के जीवन में खुशी देख करके जो आपको बदले में खुशी मिली, वो कंपैरेटिवली स्थायी खुशी होगी। तो ये मैं एक दो बातें खासतौर पे कोटा के संदर्भ में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी जो यहाँ प्रतिभाएं आई हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं लिस्ट देख रहा था 2 दिन से, तो उसमें जिन प्रतिभाओं का चयन हुआ है उसमें सभी क्षेत्र के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं, साहित्य के लोग हैं, आर्ट एंड कल्चर के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो चयन हुआ है वो चयन बहुत ही पारदर्शी तरीके से और प्योरली मेरिट के बेसिस पे हुआ है। सब के सब मेरिट बेस्ड चयनित हुए हैं। मैं एक बार उन सब की तारीफ करूंगा और आप सबसे चाहूंगा कि एक बार ताली बजा करके उन सब का स्वागत किया जाए। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय शांति धारीवाल साहब भी आना चाहते थे और माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला साहब भी आना चाहते थे। ओम बिरला साहब का तो बिल्कुल तय ही हो गया था, लेकिन दिन में जब वो बूंदी में कार्यक्रम कर रहे थे और उनको वापस कोटा लौटना था, उसी समय उनको दिल्ली से कोई मैसेज आया, संभवतः प्रधानमंत्री जी का मैसेज था, और उसके बाद उन्होंने हमें फोन किया और बहुत ही उन्होंने मायूसी से कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता हूं। कल वो दिल्ली गए थे और आज सुबह वापस केवल इस कार्यक्रम के लिए और अन्य 1-2 कार्यक्रमों के लिए वो लौट करके वापस कोटा आए थे, लेकिन जैसा विधि का विधान है वो नहीं आ पाए हमारे बीच में। लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं और खासतौर पर जो विभूतियां यहाँ बैठी हैं उन सबके लिए भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी बधाई और शुभकामना संदेश आप तक पहुंचाऊं। तो ये जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी है। और शांति धारीवाल साहब भी यहाँ अभी नहीं आ पाए हैं, जयपुर में आज उनकी बोर्ड मीटिंग्स थी 2-2, अब वो शायद देर शाम रवाना होकर के यहाँ आएंगे। तो उन्होंने भी जो कोटा के विकास में 4 चांद लगाने का काम किया है, मैं इस मौके पे उनका जिक्र किए बिना भी नहीं रह सकता हूँ। अमित धारीवाल साहब हमारे बीच में हैं, तो मैं समझता हूँ वैसे मीडिया के माध्यम से तो ये बात उन तक पहुंचेगी, आप भी ये बात पहुंचाएंगे कि हमने धारीवाल साहब को यहाँ याद किया और कोटा का जो बदलता हुआ स्वरूप है, जो विकसित स्वरूप है, और कोटा एक मॉडल सिटी बनने जा रहा है,
उसकी प्रशंसा चारों ओर है। तो इस मौके पे आप सब लोग भी यहाँ पधारे, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं अपनी ओर से और चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों को यह आह्वान करता हूँ कि ये फर्स्ट इंडिया चैनल जो अब तक सबसे आगे रहा है, आगे भी आगे रहेगा, न केवल खबरों की दुनिया में बल्कि इस तरह के सामाजिक सरोकारों में भी हमेशा आगे रहेगा और इसी तरह आम जनता के बीच में रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल जिस तरह की जानकारी मिली है, मेयर मंजू मेहरा जी को कुछ इमरजेंसी है नगर निगम, इस वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पवन जी मोमेंटो भेंट कर। मंजू जी बस 1 मिनट, मंजू जी बस 1 मिनट, क्योंकि आप कार्यक्रम में शामिल हुई, सम्मिलित हुई, समझ सकते हैं हम भी कि कुछ इमरजेंसी है, बट मोमेंटो ये एक यादगार पल होगा और ये यादगार आपके लिए, भले ही आप बहुत कम वक्त दे सकी, लेकिन आपका आना ही हमारे लिए बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया मंजू मेहरा जी। मैं बुलाना चाहूंगी आरडी मीना जी को, हमारे खास मेहमान आरडी मीना जी, विशेषाधिकारी यूआईटी कोटा। यूआईटी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। सामने आता है और ये सकारात्मक रिजल्ट ही न केवल उस क्षेत्र में बल्कि शहर को भी, देश को, प्रदेश को एक दिशा भी देता है। अभी पश्चिम इंडिया की तरफ से जिक्र कर रहे थे पवन अरोड़ा जी कोटा के डेवलपमेंट के संबंध में, तो निश्चित रूप से कोटा ने जो पिछले टाइम पर जो विकास को छुआ है वो एक सामान्य काम नहीं है। इतना बड़ा काम होना, चंबल रिवर फ्रंट के रूप में जिसको कि 10 साल का प्रोजेक्ट मान सकते हो 3 साल में पूरा करना, सिटी पार्क जैसा प्रोजेक्ट जो कि एक अद्भुत है, अनुपम है, और जिसको कि न केवल आपके देश के, प्रदेश के लोग देखेंगे, जब विश्व के लोग भी पर्यटक के रूप में देखने आएंगे तो एक अनुभूति होगी, उस पर आप सब गर्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज काम हुआ है ये साधारण काम नहीं है, ये बड़ी, अगर मैं कहूं कि नगरीय विकास मंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है ये एक तरह से उनकी मेहनत का, उनकी निष्ठा का, उनका प्रशासनिक जो बल है, प्रशासनिक ताकत है, उसका उदाहरण है। उसके बिना ये काम नहीं हो सकता था। नगर विकास न्यास निश्चित रूप से उसका माध्यम रहा जिसके माध्यम से ये सारे काम हुआ। और ये भी सही है कि नगर विकास न्यास ने पिछले 4.5-5 साल में जितना काम हुआ है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी प्रदेश और किसी सिटी में काम नहीं हुआ। कोटा शहर ऐसा शहर बन गया है, 15 लाख की पॉपुलेशन का ऐसा शहर, वर्ल्ड में ऐसा शहर होगा कोई देखने को नहीं मिलेगा जो कि पूरी तरह से रेड लाइट फ्री हो गया हो, जहां से 30-35 किलोमीटर एरिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आपको 20 से 25 मिनट का ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितना पोल्यूशन दूर हुआ है, कितना ईंधन की बचत हुई है, कितना सेविंग हुआ होगा, और कितना जो समय की बर्बादी होती थी दूसरे लोगों के लिए एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। फर्स्ट इंडिया ने भी जो मुकाम हासिल किया है वो कोई सामान्य मुकाम नहीं है। मैं कहूंगा इनके पहले कातिल साहब थे, मेरे ब्रदर और मेरे मित्र पवन अरोड़ा जी थे। कहाँ था आपका पवन हाउस इन गोल्ड? देखा होगा आपने, क्या स्थिति थी, मरनासन स्थिति थी। से आपको कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। अमित धारीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रोग्राम आपने स्टार्ट करा और समस्त यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हाड़ौती के अंदर महानुभाव हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, और मेरे को सभी लगता है कि सारे ही ये लोग सारे ही हाड़ौती के रत्न ही यहाँ पे मेरे सामने उपस्थित हैं। पर एक बात बता दूं आपको, सबसे पहले राजस्थान का रत्न एक ही है, अशोक गहलोत, उसको आपको सम्मानित करना चाहिए। उनको सम्मानित करें साहब आप। उसका एक कारण सबसे बड़ा है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं 2018 से 2023 के बीच में आई हैं वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी ऐसी योजनाएं नहीं चल रही हैं। राइट टू हेल्थ का जो प्रोग्राम लेकर आए हैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब, वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो लेकर आए अशोक गहलोत साहब, वो आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं,
राजस्थान की जनता सुरक्षित है, उसको राइट टू हेल्थ का जो क्या नाम, और वो ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, ये जन कल्याणकारी जो योजना है आज धरातल पे उतरी हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो सरकारी तौर पे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जिन्होंने खोल रखे हैं। हमारे गहलोत साहब ही एक ऐसा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई हैं। और आप फर्स्ट इंडिया न्यूज जो आज सबको आप लोगों को सम्मानित कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे प्रेरणा मिलेगी, दूसरे लोग बागों को भी प्रेरणा मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे महानुभाव बैठे हुए हैं, आप अगर इस तरीके से सम्मानित किसी बड़ी संस्था के द्वारा होते तो आगे इसके अंदर और रास्ते खुलते हैं। आगे लोग बाग और अपनी जो सेवाएं हैं वो और अच्छी देने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनको ये प्रेरणा मिलती है कि आज जिस तरीके से सम्मान हुआ है वो हाड़ौती को ही नहीं, वो पूरे राजस्थान को सम्मानित करते हैं। मैं पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आज आप लोगों ने यहां मुझे बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया अमित धारीवाल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब हम हमारे अवार्डी को लेकर चलते हैं हाड़ौती रत्न सम्मान समारोह के अंदर, जहां जिन्होंने विषम परिस्थितियों में बेहतरीन काम किया उनको फर्स्ट इंडिया सम्मानित कर रहा है। इंजीनियरिंग में मानवीय मूल्यों और नैतिकता को एक अनिवार्य विषय के रूप में इन्होंने शुरू कराया, जो आज देश के 160 विश्वविद्यालयों 10,000 से ज्यादा महाविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है और जिसके 1 लाख से ज्यादा शिक्षक भी तैयार हुए हैं। जोरदार तालियां प्रोफेसर HD चारण जी के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा जी को, सिविल सर्विसेज की बरसों तक की निःशुल्क तैयारी कराने वाले और इतिहास संकलन और शोध की दिशा में ऐतिहासिक कार्य करने वाले प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा। जोरदार तालियां। फिलहाल आप राजकीय जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा के इतिहास विभाग में हाड़ौती में राजनीतिक चेतना एवं नेतृत्व जैसे विषयों पर महती शोध कार्य में इस अंचल के किसान, जनजाति, प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलनों के कई दुर्लभ तथ्य बटोरकर इन्होंने बड़ा इतिहास सेवा भी की है। हमारे अगले अवार्डी हैं चंदन सिंह शक्तावत जी। जोरदार तालियां चंदन सिंह जी के लिए। ये ऐसे युवा अवार्डी हैं जिन्होंने वन्यजीव और विरासत संरक्षण में तो योगदान दिया ही है, लेकिन साथ ही अपने रचनात्मक और समाजसेवी कार्यों से अपनी अलग पहचान भी बनाई। कोटा विश्वविद्यालय के MA इन हेरिटेज से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं चंदन सिंह शक्तावत जी। हमारे अगले अवार्डी है राम नारायण मीणा हल्दर जी। जोरदार तालियां। और क्या चाहिए जीने का सम्मान, एक सरसों का खेत, एक तेरी मुस्कान। ऐसे दर्जनों नामचीन कविताओं का लोकप्रिय संग्रह शिखरों के हकदार लिखने वाले कवि राम नारायण मीणा हल्दर को मंच पर बुलाते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूं मैं। आकाशवाणी कोटा में वरिष्ठ उद्घोषक हल्दर जी इस अंचल के एक ख्यातनाम कवि हैं, जिनकी राजस्थानी और हिंदी दोनों ही तरह की काव्यधारा और लेखन पर गहरी पकड़ है। हमारे अगले अवार्डी है प्रताप सिंह शेखावत, ASI प्रभारी साइबर सेल कोटा शहर। नए दौर की पुलिसिंग के सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प साइबर सेल के कोटा हेड प्रताप सिंह शेखावत का नाम बीते सालों के अपराध नियंत्रण और खूंखार क्रिमिनल्स की धरपकड़ के इस इलाके के करीब हर महत्वपूर्ण केस के साथ जुड़ा हुआ है। 2 गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं प्रताप सिंह शेखावत जी। जोरदार तालियां इनके लिए। और अब बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भारतीय संस्कृति के ध्वज वाहक बनकर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में भारतीय संस्कृति धर्म का तो प्रचार प्रसार किया ही, साथ ही अपनी ज्योतिषी गणना के से एक विशिष्ट पहचान भी कायम की है। हाड़ौती सम्मान समारोह के अंदर अपने आप में प्रतिभा के धनी हैं। मैं जो कुछ भी उनके लिए कहूंगी वो एक बहुत छोटा सा है, जिन्होंने इस कोटा को एक पहचान दिलाई। कोटा को चाहे आर्थिक दृष्टि से हम देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, लेकिन निश्चित तौर पर कोटा को कहीं कीर्तिमान स्थापित करवाने में आपने अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे सभी मेरे
भाई और बहनें जो यहाँ उपस्थित है, इस चैनल के हमारे सभी बंधु जिनके अथक प्रयासों से आज इस चैनल ने मैं तो कहूँगी कि देश में ही नहीं विदेश में भी ख्याति प्राप्त आज ये हमारा चैनल हुआ है। और जहाँ पर इस चैनल की बात आती है या चंद्रा साहब की बात आती है, अगर व्यक्ति नींद में भी हो तो एक बार तो उसका दिमाग खटक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने कई न्यूज़ें ऐसी देखी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका आपने दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। जैसा कि सम्मान एक अमूर्त अवधारणा है और हम बात करें तो ये योग्यता और प्रतिष्ठा का एक ऐसा आवेश है जो किसी व्यक्ति हो या संस्था हो या विद्यालय हो या रेजिमेंट हो या राष्ट्र के सामाजिक स्तर पे दिया जाने वाला हो। निश्चित तौर पर ये हमारे सामाजिक स्तर और हमारे स्व मूल्यांकन को निश्चित तौर पर ये प्रभावित करता है। मैं आज कहना चाहूंगी कि किस तरह से इन रत्नों की तलाश की होगी आपने, क्योंकि हम जानते हैं हम छोटा सा कार्यक्रम भी करते हैं, कोई किसी तरह की प्रतिस्पर्धा होती है और उसमें भी हम सोच लें कि हमें किसी की तलाश करनी है, किसी एक का सिलेक्शन करना है, मुझे लगता है बहुत असंभव है, बहुत परेशानी आती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक एक बंधु, चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए हों, चाहे सामाजिक सरोकार के काम करने वाले हों, चाहे हमारे प्रशासनिक स्तर पर अपनी सेवाएं देने वाले अधिकारी कर्मचारी बंधु हों, उन सबको मैंने नाम से यहाँ पर जैसे ही मैं सुन रही थी कि एक एक आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने मन से सेवाएं देने का काम किया है। मैं आज के दिन इतना कहूंगी कि मीडिया ही है जिन्होंने आज पूरे विश्व में देश की एक पहचान बनाई है। मीडिया ही है जिन्होंने, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, हमेशा अपने पथ पर चलने की प्रेरणा देने का काम किया है। और मीडिया ही है जिनकी वजह से आज हम 220 जैसे प्रोग्राम देश की धरती पर कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं और चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण भी निश्चित तौर पर आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। इसीलिए जो हमारा चौथा स्तंभ है, हम आजादी से लेकर आज तक अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम प्रिंट मीडिया को भी बहुत कुछ मानते हैं और जिस तरह से हम लोगों को सीख देने का काम प्रिंट मीडिया करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो सिस्टम बना है, एक सेकंड के अंदर खबर तुरंत पूरे विश्व में पहुंच जाती है, तो निश्चित तौर पर यह भी आप ही का कोई कमाल है।